आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसको ठीक से आप लोगों को समझा देता हूं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग गुड मॉर्निंग सर। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, इसके बेसिक्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं डाल रहा हूं और आगे भी डालूंगा, बट आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूं। और वेयरएवर रिक्वायर्ड आपको लगता है कि लेक्चर नोट्स लेने ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी बिजनेस रिकॉर्ड या बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जब मैं कहता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका मतलब ये है जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सामान खरीद या बेच रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारा लेन देन होता है। जैसे आप मार्केट गए, सामान खरीद के लाए, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने सैलरीज पे करी, आपने रेंट पे किया, आपको कमीशन रिसीव हुआ, आपने ट्रक से सामान मंगाया, राइट, उसका भाड़ा ट्रक को दिया, विच इज कॉल्ड कार्टेज, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और सारे ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर होने चाहिए, राइट। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला बिजनेस विच इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, सेकेंडली उसके अंदर जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मनी ओरिएंटेड होंगे, यानी पैसे में उसका लेन देन हो रहा होगा, उसका मेजरमेंट पैसे में हो रहा होगा। और मनी मेजरमेंट करके हमने एक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में समझा था, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट। बिजनेस हैज टू डू एवरीथिंग, एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसों का लेन देन होना चाहिए। आपने रेंट दिया, बिल्डिंग की सर्विस यूज करने के बदले आपने रेंट दे दिया, मजदूरों को आपने वेजेस पे करी, राइट, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वो आपने पे करी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में या कहीं और, या सामान उतारने में गोडाउन में, तो उनसे आपने सर्विस ली, उन्होंने आपको सामान उतार करके रखा, आपके लिए काम किया, आपने उसके बदले में उनको पैसा दिया। सो एवरी सर्विस, एवरी गुड्स दैट यू आर यूजिंग इन द बिजनेस, दैट इज अगेंस्ट अ वैल्यू ऑफ मनी। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बेस पर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं वाउचर या ट्रांजैक्शन वाउचर। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के होते वक्त वाउचर का होना बहुत जरूरी है। अब मैं वाउचर का एक बहुत रॉ एग्जांपल देता हूं जो आप लोग अपनी लाइफ में रोज देखते हैं, राइट। अब जैसे आप मार्केट गए, आपने एक सुपरमार्केट जैसी जगह होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है, रैक्स में लगा हुआ होता है, और आप एक कार्ट लेके चलते हैं, गाड़ी सी होती है, उसमें सारा सामान डालते हैं, फाइनली एक काउंटर पे आते हैं, और उस काउंटर पे वो सारा सामान रख के वो बिल करता है कि इतना चीनी आपने ले लिया, डिटर्जेंट ले लिया, साबुन ले लिया, राइट, मॉस्किटो रेपेलेंट ले लिया, आटा दाल वगैरह ले लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो क्या करता है, एक छोटी सी मशीन होती है जिसपे वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो सारा ट्रांजैक्शन लिखता है, एक बारकोड रीडर होता है जिससे वो सब कुछ रीड करता है, राइट। उसके थ्रू वो क्या जनरेट करता है, एक बिल जनरेट करता है। उस बिल के ऊपर एक अमाउंट लिखा होता है, और सारे जो आपने चीजें ली हैं उसके अगेंस्ट में भी अमाउंट्स लिखे होते हैं, वो टोटल अमाउंट आप उसको पे कर देते हैं। जो बिल जनरेट किया उसने, इसको कैश मेमो बोला जाता है, क्योंकि आप कैश पे करके आ जाएंगे, इसलिए कैश मेमो जनरेट किया जाता है। This cash memo will become the voucher for the departmental store. उस डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने वो कैश आपसे लिया, उसके लिए वो वाउचर बन गया, और उस वाउचर के बेस पर वो सेल्स रिकॉर्ड करेगा अपनी डिपार्टमेंटल स्टोर की, कि आज मैंने एक्स कस्टमर को इतनी सेल कर दी, या उन सारे वाउचर्स को जोड़ करके वो डे एंड में लिखेगा कि टुडे सेल वाज फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीस, राइट। तो वाउचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड फॉर एनी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं बताता हूं। जैसे कार लोगों के घरों में होती है, उसको सर्विस करने के लिए आप सर्विस एजेंसी के पास जाते हैं और कार छोड़ते हैं कि ये लीजिए आप और इसकी सर्विस कर दीजिए। वो क्या करते हैं, वो एक एस्टिमेट बनाते हैं और पूरी कार की एक रिकॉर्डिंग करते हैं कि भाई कार में कहाँ कहाँ डेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब रिकॉर्ड करके और बोलते हैं कि कार के अंदर ये सर्विस हम करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, फिल्टर चेंज करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, और वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे,
और उसकी कुछ पॉलिशिंग वगैरह होती है अंदर बाहर, वो करेंगे, वो सब करके, और उसका एस्टिमेटेड बिल इतना आता है। उस बिल को वो एक कॉपी आपको देते हैं, एक अपने पास रखते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी ना कैश पेमेंट हुआ है, आप घर चले गए, अगले दिन उन्होंने फोन किया या अगले दिन उन्होंने कार आपके पास वापस भेजी कि आपकी सर्विस हो गई है। एक्चुअल बिल वो पहले ही बता देते हैं, एक्चुअल बिल इज 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब वो एक्चुअल बिल जो आपके पास आ रहा है वो वाउचर बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ द सर्विस एजेंसी। जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनकी बुक्स में रिकॉर्ड बन जाएगा वाउचर, राइट। और जैसे ही आप कैश पेमेंट करेंगे वो मनी रियलाइज हो जाएगा और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता हो ट्रांजैक्शन क्या होता है, वाउचर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो जो वाउचर है, एक मिनट, बिफोर यू गो फॉर अ डाउट आई विल टेल यू, वो जो वाउचर है जब तक उसके ऊपर कैश कलेक्ट नहीं हो जाता और आप अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर देते, दोनों बातों को ध्यान से समझिए, जब तक मैंने कार कंप्लीट करके सर्विस हैंडओवर नहीं करूंगा एंड टिल द टाइम आई गेट मनी अगेंस्ट इट, तब तक हम उसको कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और है अकाउंटिंग में, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रू का मतलब होता है काम का हो जाना, द वर्क इज डन। So the work is done, the service is delivered, the product is delivered. तो अकाउंटिंग हमेशा तब करिए जब आपने सर्विस दे दी हो। एजम्पशन के बेस पर अकाउंटिंग नहीं होती। Accrual concept tells you that there is nothing called as assumption. मैंने जब उसको एस्टिमेट बना के दिया, that is not a voucher, that is an estimate. अभी मैंने सर्विस दी नहीं है किसी को, अभी मैंने कार को छुआ भी नहीं है। I have to work on the car, will have to make car operational, clean करके सब कुछ करके सारी चीजें जो मैंने एस्टिमेट में लिखी थी वो कंप्लीट करके जब मैं हैंडओवर करूंगा कार को, then it is called accrued. और तब आप इनकम को भी अक्रू करेंगे। अक्रू का मतलब इनकम मिलना आपको, राइट। सो दैट इज द अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जब आप काम कर देते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं, तभी आप उसको मानते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, तब आप वाउचर बनाएंगे। द एक्चुअल वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड कि ये आपका फाइनल बिल है। जब वो आपकी मनी का पेमेंट आपके पास आ जाएगा, आप उसको अपने बुक्स ऑफ, जैसे ही आपने सर्विस कर दी, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं कि मैंने सर्विस कर दी, इतने स्पेयर पार्ट्स पे खर्चा हुआ, इतना वेजेस जो मजदूर उस कार पे लगे क्लीनिंग में उस पे हुआ, इतना ऑयल पे हुआ, इतना फिल्टर पे हुआ, उसके बेस पर आपने बिल जनरेट किया एंड देन यू आर टेकिंग द मनी आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द कस्टमर। तो सर इसका मतलब है कि जो ये वाउचर है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम बना सकते हैं। एक्चुअल वाउचर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर ही बनता है और उसका एक फॉर्मेट देखिए आपके सामने, जो कि कैश मेमो बोलते हैं। कैश मेमो भी बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं, राइट। You can say it bill as well or invoice. ये तीन नाम होते हैं। We will not go into the details of what they are, but cash memo is usually generated when you pay cash. जब आप किसी दुकान पर गए, आपने कैश पे किया, तो वो आपको कैश मेमो देगा, ठीक है। इनवॉइस और बिल ये जनरली तब जनरेट होते हैं जब आप किसी चीज को क्रेडिट पे लेते हैं कि ये चीज मैंने उधार पे ले ली, आपको उसने बिल बना करके दे दिया कि इतनी तारीख को ये चीज पे कर देना, बट स्टिल दैट बिल इज ऑल्सो अ वाउचर। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। वाउचर नंबर, सबसे ऊपर तो फर्म का नाम, ये वो फर्म बनाएगी जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है। तो कार सर्विस के केस में जो सर्विस एजेंसी है वो, उसका नाम यहाँ आएगा। देन अ वाउचर नंबर, ऑब्वियसली फॉर योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होती है, सो यू विल हैव वाउचर नंबर, डेट ऑन विच द वाउचर इज जनरेटेड, डेट ऑन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। नाउ दिस इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप फुल पेमेंट कैश में कर देंगे तो डेबिट अमाउंट अकाउंट जो है वो फुल अमाउंट से डिस्प्ले होगा। क्रेडिट अकाउंट केवल तब लिखा जाएगा जब कोई चीज आपने क्रेडिट पे ली, कोई चीज आपने उधार खरीदी है। अमाउंट, टोटल अमाउंट। सो फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और कैश पे कर दिया, 100 रुपए यहां आ जाएंगे डेबिट अकाउंट के आगे, अमाउंट के आगे 100 रुपीज आ जाएंगे। नरेशन, अ स्मॉल
line is written, a small word is goods sold for cash, goods sold, service delivered, car serviced, ऐसे करके एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो आदमी इस वाउचर को बनाता है और जो आदमी इसको ऑथराइज करता है वो इसको साइन करते हैं। The person who prepares the transaction voucher will sign it, and then the person who is supposed to send this bill, हाँ कैश मुझे अब चाहिए, he will sign it. Generally this person is an accountant and this person is a manager. ठीक है, एक जनरल बता रहा हूँ, और जरूरी नहीं है कि वाउचर एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में हो, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ना हो, राइट, केवल अमाउंट का कॉलम हो। तो आप जब घर जाएं, अपने घर पे हो, कभी आप लोग मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाएं, आपके पेरेंट्स, आस्क फॉर द बिल, जो कैश मेमो जनरेट होता है उसको पढ़िए आप, आपको ये सारी चीजें उसमें दिखाई देंगी, राइट। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, एक आध चीज कम ज्यादा हो सकती है, नरेशन हो सकता है हो ना हो सकता है केवल ऑथराइज लिखा हो, प्रिपेयर्ड ना लिखा हो, इस तरीके की चीज हो सकती है। बट वाउचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ में आपको एक वाउचर रखना जरूरी है। You cannot do business transactions without voucher. It is a very bad practice. और वाउचर क्या है? एविडेंस है कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, सबूत है वो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपसे ऑडिटर आके मांगता है कि वाउचर दिखाइए, आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, उस पर शक किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा सा इस चैप्टर को, इस पोर्शन को रिवाइज करिए, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स एक्सेट्रा। देखिए इसमें कुछ सर, जो मैंने आपको बताया। सर हाँ, मेरा एक डाउट था सर, तो वाउचर वो नहीं हुआ जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं? वाउचर के थ्रू आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। वाउचर इज अ रिटन स्टेटमेंट दैट गिव्स यू अथॉरिटी टू राइट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर नहीं लिखेंगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके आप सर, समझ मतलब रहे हैं? कि वाउचर ट्रांजैक्शन है जिसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाउचर लिखना है। एविडेंस है, वाउचर एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके ट्रांजैक्शन आपको दिखाई कैसे देगा? ओके ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। आपको क्या दिखाई देगा? वाउचर। अकाउंटेंट कैसे एंट्री करेगा? उसको थोड़ी पता है कि कितनी सेल हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। वो तो एक बंद कमरे में बैठा है एक ऑफिस में, राइट, और जितने वाउचर्स आते जा रहे हैं उसके बेस पर अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है। अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज में गए नहीं है, आई एम टेलिंग यू द फंडामेंटल्स। सर ठीक है, सर हाँ बोलिए सर जो वाउचर होता है वो बिल होता है, तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पे बिल देते नहीं है, तो वो वाले अगर, और वाउचर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि वो रिकॉर्ड रहे ट्रांजैक्शन का। तो जो लोग वाउचर नहीं देते, बिल नहीं देते, तो उनका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रहता। मैं ये चीज भी आपको बताऊंगा। आई थिंक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, आई विल टेल यू दैट एज वेल। बट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, वाउचर होना ही चाहिए फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इफ वाउचर इज मिसिंग, देयर इज सस्पिशियस, देयर इज सस्पिशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको शक के दायरे में रखा जाएगा अगर वाउचर नहीं है। अगर वो लोग वाउचर नहीं देते तो उनका रिकॉर्ड नहीं मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा सुमति, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। आप लास्ट में 5 मिनट में वो क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे, ठीक है? एक मिनट, एक तो बीच में कौन बोल रहा है वाउचर होना चाहिए? बेटा अगर आपको पता है तो आप शांत रहो, बार बार बोलो मत, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आई नो, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, वेरी गुड। बार बार मत बोलिए कि वाउचर होना चाहिए, वाउचर हो, आई नो, आप, मैं समझ गया आपको पता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस प्लीज अपने साथ नोट करते जाइए, मैं लास्ट में टाइम दूंगा, उसमें पूछिएगा। ओके सर। और नेक्स्ट क्लास के शुरू में भी पूछूं, प्लीज नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, बीच में नहीं, मैं पहले फिनिश कर लूंगा क्योंकि वी हैव ओनली 45 मिनट्स, सो आई विल गिव यू लास्ट 7 मिनट्स टू कवर दिस। ओके ओके सर, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग, which is how accounting vouchers are prepared or business transaction related vouchers are prepared. पहली चीज, ये एक written document है। वाउचर वर्बल डॉक्यूमेंट नहीं होता, मैंने उससे कह दिया कि हाँ मैं बिल ना दूंगा, is not accounting.
इज नॉट अ वाउचर। बना हुआ वाउचर रिटन, और आज की डेट में वाउचर हाथ से लिखा हुआ नहीं होता, प्रिंटेड वाउचर्स आर कॉल्ड वाउचर्स। अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिंटेड वाउचर्स के बेसिस पर होती है, प्रिंटेड में जिसमें दुकान का नाम हो ऊपर, राइट। और कई जगहों पर तो जब आप किसी ऐसी जगह पर कहीं बिल क्लेम वगैरह करने जाते हैं, जैसे पेट्रोल का बिल या ट्रैवल का बिल, उसमें तो दे वांट कंप्यूटराइज्ड बिल, राइट। तो वाउचर्स आर वन रिटन, एक तो लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं, क्लियर होना चाहिए, कटिंग ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ काट के डिलीट करके कुछ लिख दिया, कुछ कर दिया, ऐसे वाउचर्स नहीं चलेंगे। इसीलिए हाथ से लिखे हुए वाउचर्स अब ज्यादातर जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई आपको बिल पे नहीं करेगा ऑन बेसिस ऑफ हैंड रिटन वाउचर्स। सब वाउचर्स अब जनरेट होते हैं ओवर कंप्यूटर, ठीक। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया दिस इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सबूत है कि ट्रांजैक्शन हुआ, एक पार्टी ने सामान खरीदा, दूसरी पार्टी ने सामान बेचा। जो बेच रहा है उसका बिल बनेगा, वो लिखेगा मैंने कैश बेचा है कि उधार बेचा है, उधार बेचा है तो किस तारीख को मुझे इसका पेमेंट चाहिए, ये उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ये जनरल ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया, अगर क्रेडिट अकाउंट है तो नीचे एक डेट लिखी होगी कि इस डेट को पेमेंट विल बी रिसीव्ड, 15 दिन 10 दिन का टाइम वो देगा और उधार चुकाया जाएगा। व्हाट आर द अदर फीचर्स? It contains an analysis of transaction which account has to be debited and which has to be credited. Obviously जब आप सामान बेच रहे हैं तो आप क्लियरली उसमें नरेट करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कितना अमाउंट जो है मैंने उधार पर बेचा है और कितना कैश पर बेचा है। It is prepared by an accountant and countersigned by authorized signatory. ये मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है कि ये साइन एक आदमी करता है जो अथॉरिटी होता है और जनरली अकाउंटेंट बनाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है वाउचर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको टाइप्स ऑफ वाउचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इन योर कोर्स। केवल वाउचर पढ़िए और वाउचर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं 4-5 इसको पढ़िए, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस बेस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे। वाउचर इज द बेस, वाउचर इज द एविडेंस, वाउचर इज द प्रूफ कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अब 2-3 क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग वन बाय वन। सर मुझे एक डाउट था, स्नेहा। पूछिए। सर इसमें आप मैं जब इस टॉपिक को पढ़ रही थी ई बुक में, सर उसमें एक लाइन थी, देयर आर आल्सो सर्टेन आइटम्स व्हिच डू नॉट हैव डॉक्यूमेंटरी प्रूफ सच एज वाउचर। तो सर फॉर एग्जांपल पेटी एक्सपेंसेस, ऐसा कोई टर्म था वहां पे, इसका मीनिंग ऐसा है, अभी पेटी एक्सपेंसेस तक हम पहुंचे नहीं है, बट मैं पेटी एक्सपेंसेस बता देता हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस के लिए जो बहुत छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो करने जरूरी होते हैं, उनको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी खरीदना, राइट, पोस्टेज के स्टैम्प्स खरीदना, जैसे आप पोस्ट करते हैं सामान वाया पोस्ट ऑफिस, लेटर्स पोस्ट करते हैं तो उस पर स्टैम्प्स लगते हैं। वो स्टैम्प्स 5 रुपए के 10 रुपए के आते हैं, तो आप क्या करते हैं 150 स्टैम्प्स खरीद के ले आते हैं, तो खर्चा 500 रुपए है। जिस कंपनी का सेल्स का वॉल्यूम करोड़ों में है उनके लिए 500 रुपए बहुत छोटा ट्रांजैक्शन, बट इसका भी वाउचर होता है, मैं बता देता हूं कैसे बनता है। आपको जब कैश इश्यू होता है इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए, पेटी कैशियर होता है, छोटा कैशियर भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इश्यू किया जाता है ये कैश कि भाई ये 10,000 रुपए, इससे आप स्टेशनरी, पेन, पेंसिल या पोस्टेज के स्टैम्प्स वगैरह खरीद लीजिए। बहुत छोटी छोटी चीजें जिनके 500-1000 रुपए के खर्चे होते हैं। जब वो एडवांस इश्यू होता है तो उसके साथ एक वाउचर इश्यू होता है कि एक एडवांस इश्यू किया गया है आपको 10,000 रुपीज का, और इसका पूरा एक स्टेटमेंट बना के आप सबमिट करेंगे कि क्या क्या चीज पर आपने 10,000 रुपए एक महीने में खर्च किए। तो वो पूरा स्टेटमेंट बनाता है, वो स्टेटमेंट सबमिट करता है हेड कैशियर को और ट्रेजरर को, राइट। वो जो स्टेटमेंट है वो वाउचर है। तो मैंने बताया कोई वाउचर के बिना कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। अब अगर वो स्टेशनरी खरीदने जाएगा तो एक छोटा बिल मार्केट से बनवा के लाएगा ना कि मैंने 200, 400, 500 या 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीद ली, पेन, पेंसिल, तो एक बिल तो बनवा के लाएगा। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ बिल। अभी किसी ने सवाल पूछा कि कई लोग बिल बना के नहीं देते, वो गलत प्रैक्टिस है, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस।
मैं बताऊंगा बाकी डिटेल में बाद में, बट दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस मस्ट हैव अ बिल. एक्चुअली वो बिल बनाता है, आपको नहीं देता. और वो क्यों नहीं देता आपको और क्या करता है उस बिल के अंदर, वो कुछ गड़बड़ करता है. भाई आपसे क्यों छुपाएगा कोई ट्रांजैक्शन, आपसे बिल क्यों छुपाना चाहेगा कोई आदमी? कोई माइंड में कोई चीज गलत चल रही है तभी. अगर बिल बनाना है तो ओपनली बिल बनाइए, खुल के बिल बनाइए और दे दीजिए. मेडिकल स्टोर जाइए, आपको वो सीधे कंप्यूटर पे बिल छापकर आपको बता देता है आपने जितनी दवाइयां खरीदी, जो भी चीज खरीदी उसको कंप्यूटर सीधे एंटर करता है और एक बिल फाड़ के आपको दे देता है. उस बिल में कितना अमाउंट था, कितना टैक्स लगा, सब लगा करके दे देता है. एक्चुअली द एंटायर थिंग इज टू अवॉइड टैक्स. कई ट्रांजैक्शंस पे वो लोग बिल इसलिए नहीं काटते कि उनको टैक्स अवॉइड करना होता है. बिजनेस कर लिया, रेवेन्यू कर लिया, उस कैश को दबा लिया और सरकार को बताया कि मैंने 1 लाख की बजाय 80,000 का बिजनेस किया है, 20,000 रुपए विदाउट टैक्स अपनी पॉकेट में डाली. कई बार उस चक्कर में वो क्या करता है. हाँ बोलिए. सर मेरा एक डाउट था कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है रेड लाइट मतलब क्रॉस कर देती है, जब हमारा चालान कटता है तो सपोज 500 रुपए का हमारा चालान कटता है, तो जो हमको एक बिल मिलता है तो वो भी एक वाउचर कहलाता है. बिल्कुल 100% वाउचर है. वो भी तो ट्रांजैक्शंस अपने एंटर करते होंगे, चाहे पुलिस का जो भी सिस्टम होगा उनका भी अकाउंटेंट होता है, वो भी अपने ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो उनके भी बनते हैं. पुलिस इज अंडर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आल्सो प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गवर्नमेंट की बैलेंस शीट नहीं बनती होगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की विच आर अंडर गवर्नमेंट. कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, कितनी एसेट्स हैं हमारे पास. तो पुलिस एक सोर्स ऑफ इनकम है पुलिस के लिए. और सरकार जो रेवेन्यू कमाती है वो कहां से कमाती है? टैक्सेस से कमाती है, पेनल्टीज से कमाती है, चालान से कमाती है, राइट. रोड टैक्स से कमाती है, जीएसटी से कमाती है. देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच गवर्नमेंट अर्न्स. जहां ट्रांजैक्शन होगा वाउचर है उसका. तो ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा, वाउचर होगा. थैंक यू सर. ओके. डबल एंट्री सिस्टम, इसको बहुत ध्यान से समझिए. ये हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो अकाउंटिंग अब हम करेंगे. जो अकाउंटिंग हम करेंगे दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. इन हिंदी इट इज कॉल्ड दोहरा लेखा प्रणाली. तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब सीधा है कि इसके अंदर हर चीज के 2 एस्पेक्ट होंगे. 2 एंट्रीज हम करेंगे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की. कम से कम 2 एंट्रीज हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की करेंगे, जिसका मीनिंग ये है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 फेसेस. कम से कम 2 उसके चेहरे हैं, राइट. इसके अंदर हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? एसेट्स जो हमारे पास, जो हमारी प्रॉपर्टी है. लाइबिलिटीज जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे बैक. और कैपिटल जो ओनर की एंटिटी के अंदर लगा हुआ ओनर का पैसा है. ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट. उसके बाद हम डबल एंट्री सिस्टम में समझेंगे व्हाट इज स्टॉक, व्हाट आर गुड्स, और उसको हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं, यानी सेल परचेज को कैसे एंटर करते हैं और स्टॉक कैसे बचता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. डबल एंट्री सिस्टम फॉर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, कितना हम खर्चा करते हैं उसका कैसे ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, और रेवेन्यूज कितनी हमारी इनकम है, अर्निंग है, उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. ये तीनों एस्पेक्ट्स हम आज पढ़ने की कोशिश, तीनों पॉइंट्स आज से हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट. Let's first understand double entry system for assets, liabilities and capital. ये तीनों टर्म्स हम जो हैं ठीक से समझ चुके हैं. Before we go into assets, liabilities and capital, हम ये समझ लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है. हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 आइटम्स, 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है. इसको समझ लीजिए. एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स 2 एस्पेक्ट्स, 2 आइटम्स, 2 अकाउंट्स, कम से कम. These effects need to be shown in the accounting books. अब यही इफेक्ट जो है कि एक ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट पैदा हुआ, हम उस इफेक्ट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, राइट. इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग. दोनों चीजें हैं, मैं दोनों समझाऊंगा किस तरह से हम लोग करेंगे. कैसे डबल एंट्री अकाउंट बनता है इसको देखिए स्क्रीन पर ध्यान से. इट इज कॉल्ड टी अकाउंट.
टी अकाउंट है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। सर वाउचर्स की स्क्रीन दिख रही है। यस सर। सर ई बुक चेंज नहीं हो रही है। एक मिनट, होल्ड ऑन। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। सर यस आपकी स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो ये चीजें हम आप कवर करेंगे आज। मैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल स्टार्ट करूंगा इन डबल एंट्री सिस्टम, राइट? तो डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं उसको एक बार समझिए। मैंने बताया 2 आइटम्स कम से कम एक ट्रांजैक्शन इंपैक्ट करता है, कम से कम 2 आइटम्स, 2 अकाउंट्स या 2 एस्पेक्ट्स। उन्हीं एस्पेक्ट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आज से समझाना शुरू करूंगा। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग। हर ट्रांजैक्शन की कम से कम 2 एंट्रीज होंगी। कैसे होंगी? सबसे पहले फॉर्मेट समझने की कोशिश कीजिए, राइट? डबल एंट्री अकाउंट, चाहे आप जर्नल बनाएंगे जो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तीनों के तीनों डबल एंट्री अकाउंट्स जो हैं वो टी फॉर्मेट में बनते हैं। देखिए ध्यान से, टी फॉर्मेट ये रहा, ये टी है और इसके 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। टी फॉर्मेट के ऊपर क्या आएगा? आप टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखेंगे। अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो किस कंपनी की जर्नल एंट्री है उसका नाम लिखेंगे, नीचे डेट लिखेंगे और जर्नल एंट्री लिखेंगे। वी विल कम टू दैट, बट आई एम टेलिंग यू टाइटल ऑफ द अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सीधे जर्नल बना देंगे, लेजर बना देंगे, ऊपर हेडिंग नहीं डालेंगे तो किसको समझ में आएगा ये किसका अकाउंट बना है, ये किसके ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी कंपनी का है? अजम्पशन बेस पर कोई काम नहीं होता अकाउंटिंग का, ठीक? तो यहां पर आप टाइटल लिखेंगे। फॉर्मेट जो टी बनता है उसके लेफ्ट साइड में डेबिट आइटम्स रखे जाते हैं और राइट साइड में क्रेडिट आइटम्स रखे जाते हैं। डेबिट आइटम्स दे कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वी विल ऑलवेज सी क्रेडिट आइटम्स। और जो जर्नल हम बनाते हैं उसके जो तरीका होता है, उसका फॉर्मेट जो होता है वो ऐसा होता है। बीच में सेंट्रली हम इसको टी स्प्लिट करते हैं, राइट? 3 कॉलम्स बनाते हैं। पहला डेट जिस पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिटेल्स या पर्टिकुलर्स कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम होता है। फिर क्रेडिट साइड के कॉलम्स, देखिए इस साइड क्रेडिट है ना, इस साइड डेबिट है, तो जब आप यहाँ अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेबिट, और यहाँ डेट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, डिटेल्स या पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है? इसके अलावा एक छोटा सा कॉलम और होता है यहाँ बीच में। मैं अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको दिखा दूंगा। उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर एक तरीके से, राइट? तो आई विल शो यू व्हेन आई विल डू द ट्रांजैक्शंस, बट दिस इज हाउ द टी फॉर्मेट ऑफ डबल एंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? ये फॉर्मेट है एक अकाउंट बनाने का। तो जर्नल हम ऐसे ही करेंगे इसी अकाउंट से। इसी तरीके से लेजर भी बनता है। तो मैं जब लेजर बताऊंगा तब लेजर की बात है, बट दिस इज वेयर व्हाट वी विल स्टार्ट विद जर्नल। मेरा एक डाउट था कि हम सबसे पहले बुक कीपिंग करते हैं, तो बुक कीपिंग में सबसे पहले हम वाउचर बनाते हैं, फिर हम जर्नल बनाते हैं। जी बिल्कुल, और जर्नल के साथ में कुछ बुक्स और बनती हैं जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर होंगी। ओके सर, तो उन्हें हम बुक कीपिंग कहते हैं इस सबको मिलाकर। बिल्कुल। और अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद लेजर अकाउंट्स। ओके सर, तो तब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। जी, बुक कीपिंग बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज होती है। जो साइड बुक्स बनती हैं जर्नल के साथ वो बुक कीपिंग कहलाती है, जिनको प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं आप, वो बनती हैं। जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल बनती है। इसलिए जर्नल एक तरीके से बुक कीपिंग भी है और अकाउंटिंग भी है। और सर ये सारी चीजें टैंजिबल होती है? टैंजिबल का क्या मतलब है सर? मतलब दिखाई देती है या छू सकते बेटा? हैं? ये कंफ्यूज मत करो आप, कोई बात नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ रॉन्ग क्वेश्चन। आप शायद एसेट्स टेंजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, एम आई राइट? यस सर। हाँ, आप परेशान मत होइए, वो एसेट्स का फीचर है। अकाउंट्स तो आपको वैसे भी दिखते हैं, तो अकाउंट्स हैं।
आप समझ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को आप रूल्स के थ्रू इन अकाउंट्स में लिखेंगे। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अभी स्टार्ट नहीं हुई है बट मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर आप सब करना सीखेंगे, सर है ना। डबल एंट्री सिस्टम और ड्युअलिटी एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आपने कहा। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 हिस्से या 2 फेसेस होते हैं। सिमिलरली डबल एंट्री सिस्टम विल टेल यू what are those 2 aspects and how they are going to be entered into books of accounts. Books of accounts में जब हम एंटर करेंगे तो एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। तो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ओके सर। सर लेजर में अपने लेजर अकाउंट्स को बनाकर बुक कीपिंग का अभी लेजर के ऊपर सवाल मत पूछिए, लेजर पर हम अभी जाएंगे, अभी गए नहीं है, ठीक है। अभी मत पूछिए, जब लेजर आएगा लिख लीजिए क्वेश्चन, में हर क्वेश्चन आंसर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेजर पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बोलिए सर, इस अकाउंट की राइट और लेफ्ट साइड लिटरली इन्वर्टेड होती है हमेशा? बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। आप अपना पेन पेंसिल और स्केल यूज करके ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, और ध्यान रखिएगा स्केल जरूर यूज करिएगा। कई लोग ना, मैं पिछली क्लासेस में भी मैंने देखा है, पिछले सालों में हाथ से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचकर अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल। थोड़ा डिसिप्लिन होकर के सब लोग स्केल यूज करके काम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यस चलिए, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, मैं तीनों की मीनिंग और एग्जांपल देते हुए आपको तब बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इनको। एसेट्स आपको पता है, एसेट्स आपकी खुद की होती हैं, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर की होती है, खरीदी होती हैं पैसा देकर, इस पे आपकी ओनरशिप होती है। और एसेट्स अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देती हैं, फिक्स्ड होती हैं, मूवेबल नहीं होती हैं, इमूवेबल होती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, राइट, लैंड, इस तरीके की चीजें जो हैं एसेट्स में आती हैं, जिसको इमूवेबल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रक, बस, कार, राइट, इस तरीके की चीजें हैं, दे आर कॉल्ड मूवेबल एसेट्स। ये भी आप खरीदते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एसेट्स को खरीदने के लिए आप एक बड़े अमाउंट का पेमेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट का पेमेंट करते हैं, राइट। दूसरा, जो एसेट्स हैं आपके पास हैं, तो गोल्डन रूल समझिए कि आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। डेबिट आप तब करेंगे जब एसेट की वैल्यू, करंट वैल्यू x से बढ़ गई है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं, जिसमें बिल्डिंग, कार, स्कूटर, कैश, बैंक बैलेंसेस, ये सारी चीजें आपके पास हैं, राइट। अचानक से 1 लाख से 1,10,000 हो गए, तो हम उस एसेट के अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लीजिए बिल्डिंग 10,000 रुपए की थी, उसकी वैल्यू बढ़ के 15,000 हो गई, राइट। या आपने एक नई बिल्डिंग खरीद ली 10,000 के अलावा 5,000 रुपए की, तो इंक्रीज हो गई एसेट, रिकॉर्ड लिखा है टू इंक्रीज, एंड इंक्रीज विल बी डेबिटेड इन द अकाउंट। कैसे करेंगे वो मैं भी बाद में लेफ्ट साइड में आएगी, वो अभी हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और जब आप एसेट्स में डिक्रीज होगा, मतलब 1 लाख की 90,000 हो गई, 80,000 हो गई, 85,000 हो गई, तो वो क्रेडिट साइड में। क्यों आएगा और कैसे आएगा ये भी मैं आऊंगा और रिलेट करूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो सर जैसे हमारी एसेट्स बढ़ी तो हम डेबिट में हो गए। बिल्कुल, और हमारी एसेट्स घटी, डिक्रीज हुई, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटीज अगर घटती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो यू विल राइट दैट इन द डेबिट साइड। एग्जैक्टली उल्टा एसेट्स और लायबिलिटीज। ध्यान से देखा आप लोगों ने? यस अपोजिट प्रोसीजर होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। इसका मतलब एसेट्स नॉर्मली डेबिट बैलेंस वाले होते हैं, डेबिट वाले होते हैं, और लायबिलिटीज नॉर्मली क्रेडिट वाले होते हैं। नॉर्मली, ये आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। और जैसा मैंने बताया, डबल एंट्री 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, घटेंगी तो क्रेडिट होंगी। कैपिटल भी एग्जैक्टली लायबिलिटीज की तरह ट्रीट होती है, क्योंकि मैंने बताया बिजनेस और बिजनेस का ओनर 2 अलग अलग बातें हैं। बिजनेस ओनर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने,
Yes, sir. बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, इसलिए बिजनेस की होती है कैपिटल, ओनर की नहीं होती। इसलिए वो अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगी और कैपिटल घटती है तो डेबिट होगी। अब ये 3 गोल्डन रूल्स सेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के आप ध्यान से घर पर रिवाइज करिए। अभी इसका लॉजिक क्या है अभी मैंने बताया नहीं है, आई विल कम टू दैट लॉजिक।